बहुत महत्वपूर्ण ही इकाई है जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं, द्रव्य या मैटर जो होता है ये मुख्यतः 3 अवस्थाओं से मिलकर बना होता है। मैटर या द्रव्य 3 अवस्थाओं में होता है। पहला जो है सॉलिड स्टेट, नेक्स्ट जो है लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। इसमें सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में हम सब क्लास 12 में पढ़ेंगे। गैसेस स्टेट जो है इसी के बारे में हम सबको विस्तृत अध्ययन करना है इस इकाई के अंतर्गत। थोड़ा हम सब इस इकाई के अंतर्गत लिक्विड स्टेट के बारे में भी अध्ययन करेंगे। कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है तो उसमें कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं? गैसों के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस जो होते हैं, पहला गुण ये होता है कि इनकी आकृति या शेप जो होता है ये अनिश्चित होता है। जिस पात्र में इनको रख देंगे वही आकृति ये बना लेंगे। एवं इनका आयतन जो होता है बालू, ये भी अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। इससे तात्पर्य है अनिश्चित होता है। अगर 1 किलोग्राम गैस है उसको 1 लीटर के सिलेंडर में रखेंगे तो 1 लीटर आयतन रहेगा। अगर उसी गैस को हम 10 लीटर के सिलेंडर में भर दें तो 10 लीटर आयतन घेर लेंगे। तो इस तरह से गैसों के आकृति एवं आयतन जो होते हैं ये निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट इनका फीचर्स होता है कि गैसों के अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतरा आणविक बल जो है ये बहुत कम होता है, जिसके कारण इनके अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट गैसों के जो गुण होते हैं ये बहुत अधिक संपीड़ होते हैं। गैसों के अणुओं को बहुत अधिक हम सब दबा सकते हैं, संपीड़ कर सकते हैं। संपीड़न से तात्पर्य है कि इनको अधिक से अधिक दबाया जा सकता है, इनके आयतन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है गैसों का घनत्व जो है बहुत कम होता है, क्योंकि गैसों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे इनका आयतन अनिश्चित होता है। घनत्व जो होता है बहुत कम होता है। इनमें बहने का गुण या फ्लो होने का गुण होता है। इनको कहीं पात्र में रख दें, अगर लीकेज है तो ये फ्लो होकर के हवा करके उससे पास से निकल करके बाहर चले जाएंगे। तो ये गुण जो है गैसों में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। नेक्स्ट इनके अणु जो होते हैं सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल जो होता है बहुत नगण्य होता है, जिससे वह परस्पर अर्थात एक दूसरे से एवं पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं। तो गैसों के कुछ मेन प्रॉपर्टी ये हैं, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो टॉपिक हम सबको पढ़ना है गैसीय नियम। नेक्स्ट टॉपिक गैसीय नियम। गैसीय स्राव। ऐसे नियम जो गैसों पर लागू होते हैं गैसीय नियम कहलाते हैं। जैसे इसमें हम सब पहला नियम जो पढ़ते हैं बॉयल का, गैसीय नियम में पहला नियम जो पढ़ रहे हैं हम सब बॉयल का नियम। बॉयल्स लॉ।
गैसीय नियम के अंतर्गत जो आप नियम पढ़ेंगे ध्यान में रखना है, इसमें आप सब पढ़ेंगे बायस का नियम, नेक्स्ट पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम, नेक्स्ट पढ़ेंगे आप सब इसी में योगेड्रो का नियम, नेक्स्ट इसी में हम सब पढ़ेंगे गैलुसेन का नियम, गैलुसेन का नियम, ताप का नियम भी आगे चीजें पढ़ेंगे। तो एक ही करके हम सब अध्ययन करते हैं। पहला नियम जो है बॉयल का नियम। इस नियम के अनुसार किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती ये जो है बायस का नियम है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या व्युत्क्रमानुपाती। जैसे इसी को हम सब रिप्रेजेंट करना चाहें तो किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको हम सब लिख सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। यहाँ P जो है गैस पर आपकी दाब है और V जो है गैस का आयतन। प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं इस चिन्ह को तो कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, P बराबर हो जाएगा K इंटू 1/। K जहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, इसी को हम सब लिख सकते हैं PV बराबर K। और K जहाँ पे कांस्टेंट है स्थिरांक, एक कांस्टेंट है एक स्थिरांक है, V जहाँ गैस का आयतन है और P जहाँ पे गैस का दाब। इस नियम से तात्पर्य ये है कि मान लिया जाए कोई सिलेंडर है, इसी में हम सब गैस को भरेंगे। यहाँ पे जो गैस भरेंगे और इस गैस के ऊपर हम सब दाब जब P1 रखते हैं तो गैस का आयतन ये रहता है, इसको मान सकते हैं कि ये आयतन जो है V1। अब ये जो V ऊपर बनाया गया है ये मान लिया जाए पिस्टन है, इस पिस्टन को दबा करके हम सब नीचे करते हैं, इस तरह से करते हैं। यहाँ पे इस पिस्टन के माध्यम से हम सब जो दाब लगा रहे हैं, ये दाब P2 कर दें तो गैस का आयतन जो हो जाएगा V2 हो जाएगा। गैस के ऊपर दाब अगर बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन घटेगा। यदि जो है P2 ग्रेटर देन P1 हो, अर्थात जो दाब P2 है इसका मान ज़्यादा रखें और P1 का मान कम रखें, तो आयतन में जो रिलेशन होगा, ये आयतन में जो रिलेशन होगा V1 ग्रेटर देन V2। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जब गैस पे दाब ज़्यादा रखेंगे तो गैस का आयतन कम होगा, जब गैस पे दाब ज़्यादा कर देंगे आप तो गैस का आयतन घट जाएगा। जैसे मान लीजिए पिस्टन है, इस पिस्टन को जब हम ऊपर रखे हैं तो इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो भरे हैं उनके द्वारा आयतन यहाँ पे ज़्यादा दिखाया गया और इसी पिस्टन को दबा करके पिस्टन के माध्यम से दाब बढ़ा करके
इस पिस्टन को थोड़ा और नीचे कर दिया जाए जैसा कि इसमें किया गया है, तो गैस का आयतन भी घट जाएगा। दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है गैस का आयतन। दाब बढ़ाने से गैसों का आयतन घटता है, दाब घटाने से गैसों का आयतन बढ़ता है। इसी में कुछ पॉइंट और अक्सर ध्यान में रख सकते हैं। वायु चलाने, यदि गैस पर दाब P1 से बढ़ाकर P2 कर दिया जाए तो गैस का आयतन को हम सब B से प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रेशर को P से। तो गैस का आयतन P1 से P2 हो जाता है। अतः वायु के नियमानुसार K बराबर होता है P1 प्लस V1। देखिए P1 V1 का जो P और V का योगफल होगा वो एक कांस्टेंट होगा, एक स्थिरांक होगा, एक स्थिर वैल्यू होगा। तो K बराबर हो जाएगा P1 V1। इसी तरह से K बराबर ये होगा P2 V2। जब गैस का दाब हम सब E2 कर देते हैं तो उसका आयतन भी V2 हो जाता है, लेकिन P2 और V2 का गुणनफल जो होगा वो K के बराबर होगा। तो इन दोनों से समीकरण से हम सबको ये पता चलता है कि दोनों में K बराबर है, तो अर्थात हम सब लिख सकते हैं कि P1 V1 बराबर P2, क्योंकि P1 और V1 का गुणनफल P2 और V2 के गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि Pv का गुणनफल जो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। समझने के लिए कि जैसे Pv बराबर लिख दिया गया है K, अब K यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर हम सब गैस के दाब एक वायुमंडल रखते हैं और एक वायुमंडलीय दाब पर गैस का आयतन अगर 100 लीटर हो रहा है, तो P और B का गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 100 100 हो जाएगा, अर्थात K का मान 100 हो जाएगा। अगर हम सब गैस के दाब को बढ़ा करके 2 कर दें तो गैस का आयतन घट जाएगा। गैस का आयतन जो है 50 हो जाएगा। एक वायुमंडलीय दाब से गैस के 2 वायुमंडलीय दाब कर दें तो गैस का आयतन 100 लीटर या 100 मिलीलीटर से 50 मिलीलीटर हो जाएगा, क्योंकि Pv बराबर कांस्टेंट होता है तो 2 गुणे 50 करेंगे 100। अगर हम सब गैस के ऊपर दाब बढ़ा करके मान लिया जाए 4 कर दें तो गैस का आयतन घट करके जो है 25 लीटर या 25 मिलीलीटर हो जाए। 25 चौका 100, ये वैल्यू भी 100 हो जाए। अगर हम सब गैस के ऊपर दाब जो है 5 वायुमंडल कर दें या 5 ATM कर दें तो गैस का आयतन जो हो जाएगा 20 ml या 20 लीटर हो जाएगा। अब 20 पंचे 100। अगर मान लीजिए गैस के ऊपर दाब आप बढ़ा करके 10 ATM कर दे रहे हैं तो गैस का आयतन घट करके 10 ml या 10 लीटर हो जाएगा। 10 गुणे 10 करेंगे बराबर 100 आ जाएगा। कहने से तात्पर्य यह है कि P जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे B उतने ज़्यादा घटेगा। दोनों के गुणनफल का योग जो आएगा वो सदैव इक्वल होगा। कहने से तात्पर्य यह है कि दाब जितने बढ़ेगा आयतन उतने घटेगा, और दोनों के गुणनफल का योग जो है सदैव एक कांस्टेंट मान आएगा, एक फिक्स मान आएगा। अब इस सूत्र में जो P1 V1 दिया गया है, मान लिया जाए P1
P1 है, और 100 ml या 100 लीटर जो दिया गया है ये आपका V1 है, तो P1 का गुणनफल कर रहे हैं तो क्या रहा 100। मान लीजिए दाब को आप चेंज कर दिए, एक वायुमंडल से बढ़ा करके 2 वायुमंडल कर दिए, तो ये आपका आपकी P2 हो गया। ये 2 जो दिख रहा है ये P2 है, और जो 50 दिख रहा है ये B2 है। P2 B2 का गुणनफल करेंगे तो 50 गुणे 2 50 दूनी 100 आ रहा। ऐसे मान लीजिए दाब को और बढ़ा दे रहे हैं, ये मान लिया जाए P3 है, P3 आपका 4 ATM है, और B3 आपका 25 लीटर या 25 मिलीलीटर है, तो दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये भी 100 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें, ये मान लिया जाए P4 है, और ये आपका B4 है, तो P4 B4 का गुणनफल जो होगा वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एक फिक्स वैल्यू आएगा, तो भी 100 आएगा। यहाँ पे जो 100 बताया गया है ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि Pb का गुणनफल जो आएगा वो सदैव एक कांस्टेंट रहेगा, एक फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पे P4 B4 का गुणनफल करेंगे, यहाँ भी 100 आएगा। ऐसे B5 करेंगे तो इसका भी 100 आएगा। तो Pb का मान जो होता है सदैव एक कांस्टेंट होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है। नेक्स्ट इस नियम पे आधारित हम सब कुछ ग्राफ को समझते हैं। बाज के नियम के अनुसार कुछ ग्राफ पहला ग्राफ हम सब बनाते हैं P तथा B के मध्य दाब तथा आयतन के मध्य। इसी को हम सब ऐसे भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं P वर्सेस B, दाब तथा आयतन के मध्य ग्राफ। दाब और आयतन के मध्य अगर हम सब ग्राफ बनाएं, इसमें एक अक्ष पे प्रेशर को लिखें और एक अक्ष पे जो है वॉल्यूम को लिखें। मान लीजिए इस अक्ष पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और इस अक्ष पे जो है आपका प्रेशर या दाब इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जो ग्राफ प्राप्त होता है, प्रैक्टिकली देखा गया एक्सपेरिमेंटली, इसमें ग्राफ कुछ इस तरह से बनते हैं। इस ग्राफ को या इस ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी तरह से दूसरा ग्राफ इसमें हम सब देखें, P वर्सेस दाब वर्सेस 1/B के मध्य, दाब और 1/वॉल्यूम के मध्य ग्राफ हम सब बनाएं तो इसमें ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। इस पे 1/B इंक्रीज हो रहा है और इस पे जो है दाब इंक्रीज किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त होता है। तीसरा ग्राफ भी यहीं पे हम सब देख सकते हैं कि Pb वर्सेस P के मध्य, Pb तथा दाब के, Pb के गुणनफल तथा दाब के मध्य अगर हम सब ग्राफ बनाएं तो इसमें जो ग्राफ प्राप्त होता है, इसमें एक अक्ष पे हम सब Pb रखेंगे और दूसरे अक्ष पे जो है P रखेंगे। दाब और Pb के मध्य ग्राफ बनाने पर, क्योंकि Pb बराबर कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट मान आता है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्राफ आप सब बनाना है, फोर्थ, 4 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
P के मध्य बनाएं, लेकिन भिन्न भिन्न टेम्परेचर के ग्राफ बनाएं। ये मान लिया जाए T1 टेम्परेचर पे है। इसी तरह से दूसरा ग्राफ जो है T2 टेम्परेचर पे है। ये तीसरा ग्राफ जो है T3 टेम्परेचर पे है। चौथा ग्राफ जो है T4 टेम्परेचर में है। तो आज सबसे ये पूछा जाता है इस ग्राफ को देख के कि टेम्परेचर का क्रम क्या होगा। ताप के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको अरेंज करें तो इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है T4 का, उससे कम होता है T3 का, उससे कम होता है T2 का, सबसे कम होता है T1। नेक्स्ट जो ग्राफ इसमें पूछे जाते हैं एक नंबर 1/P और P के मध्य जो ग्राफ बनाए अलग अलग टेम्परेचर। जो शुरुआत में बताया गया था वो केवल एक फिक्स टेम्परेचर पे बताया गया था, आपका रिवीजन है स्थिर दाब का, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे दाब और 1 आयतन के मध्य अगर ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह से मान लिया जाएगा ग्राफ। इसमें भी एक T1 टेम्परेचर है, ये T2 है, ये T3 है, ऐसे यहाँ पे T4 है। तो आज सबसे पूछा जाता है इसमें कि टेम्परेचर का क्रम क्या होगा। तो इसमें भी वही क्रम है, T4 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर लेस देन T4 लेस देन T3 लेस देन नहीं सर, ग्रेटर देन T4 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T। ध्यान रखना। नेक्स्ट लास्ट एक ग्राफ आप सबको ध्यान में रखना है। ग्राफ को नोट भी करते चले क्योंकि इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आपके नीट जी मेंस इन सभी में पूछे जाते हैं। ऐसे ग्राफ दिए रहते हैं, आपसे पूछता है कि टेम्परेचर का क्रम क्या होगा। 4 क्रम ऐसे दिए रहेंगे और उसमें से जो क्रम है ये क्रम है, ध्यान में रखना। 6 जो ग्राफ आप सबको ध्यान में रखना है, PV और P के मध्य ग्राफ बनाए हैं, लेकिन वो भी अलग अलग टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे नहीं कई टेम्परेचर पे बनाएंगे। स्थिर टेम्परेचर पे बनाएंगे तो एक ग्राफ बनेगा, लेकिन कई टेम्परेचर पे अगर बनाएंगे तो PV और P के मध्य ये मान लीजिए ग्राफ प्राप्त हो रहा है, ये T1 टेम्परेचर है। इसी तरह से पावर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। तो इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, टेम्परेचर का क्रम क्या होगा। तो टेम्परेचर का या ताप का क्रम सबसे ज्यादा T3, उससे कम T2 और सबसे कम T। धन्यवाद।